स्वागत है आप सभी का हमारे क्विक लर्न स्टूडियो में। आज हम परमार एसएससी दिल्ली पुलिस का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे परमार सर के द्वारा कराया गया लेक्चर नंबर 4 बाय परमार सर के द्वारा जो कराया गया है, इसी बात हम करेंगे। यहाँ पे इसे हम रीड करेंगे। यहाँ पे दिल्ली पुलिस लेक्चर नंबर 4। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखता है तो वह देखेगा कि पृथ्वी घूमती है। कैसे? वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। दो ग्रह शुक्र और अरुण दक्षिणावर्त पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव क्या है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी का कक्षीय झुकाव क्या है? 66.5 डिग्री। पृथ्वी का आकार भू आकृति या चपटी गोलाकार है और बीच में उभरा हुआ पार्ट है। कारण क्या है? वह अपकेंद्रीय बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पे चंबल नदी अपनी खराब स्थलाकृति के लिए जानी जाती है, जिसे चंबल खड्डा कहा जाता है। तो यहाँ पे कारण दिया गया है, चंबल यमुना में मिलने से पहले एक गहरी घाटी और अपर्दित भूभाग से होकर बहती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ए जो यहाँ पे दिया गया है अब अभिकथन दिया गया है और कारण बताया गया है आर को। यहाँ पे देख लेते हैं चंबल नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश के माहू पठार जनापाव पहाड़ियों से होता है। सहायक नदियाँ क्या हैं? बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती इत्यादि। ये नदियाँ हमारी चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। यह अपनी बंजर स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। गली अपर्दन के कारण गड्ढे बनते हैं। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश में दिखाया गया है, हमारे मैप पे दिखाया गया है मध्य प्रदेश। यहाँ पे ये चंबल नदी का ही जो पार्ट है। ओके, नेक्स्ट चंबल नदी पे निर्मित बांध हम देख लेंगे। यहाँ पे चंबल नदी पे निर्मित बांध कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में स्थित है, चंबल नदी पर बना है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर बंधा है। नेक्स्ट यहाँ पे बना हुआ है चंबल नदी पर निर्मित बांध कौन कौन से हैं? जवाहर सागर बांध जो राजस्थान में है, चंबल नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध जो राजस्थान में है, चंबल नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा खासी और जयंतिया पहाड़ियों में होती है। ये पहाड़ियाँ आपको किस राज्य में मिलेंगी? तो ये आपको मेघालय राज्य में मिलेंगी। मेघालय हमारा स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो घासी और जयंतिया पहाड़ियों पे। यहाँ पे देखिए हम सूचियों का मिलान करेंगे। सूचियों का मतलब कॉलम 1 कॉलम बी, कॉलम ए कॉलम बी को हम मिलान करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें मिलान करना है। विविध वृक्ष फसलें और उपवन कहाँ पे विविध जो पाई जाती है वृक्षों और फसलों में कहाँ पे पाई जाती है? तो बगीचों और फलों के पेड़ों के नीचे निजी स्वामित्व वाली भूमि यहाँ पे पाई जाती है। कृषि योग्य बंजर भूमि कहाँ पे होती है? तो यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक समय से बिना खेती की गई वो हमारी बंजर भूमि कहलाती है, कृषि योग्य बंजर भूमि। वर्तमान परती क्या कहलाती है? 1 वर्ष से छोड़ी गई भूमि। 1 वर्ष या उससे कम के लिए परती छोड़ी गई भूमि क्या कहलाती है? वर्तमान परती। वर्तमान परती के अलावा अन्य परती क्या कहलाती है? तो यहाँ पे देखिए 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय के लिए परती छोड़ी गई भूमि क्या कहलाती है? वर्तमान परती के अलावा अन्य परती भूमि कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का प्रमुख कारण। तो यहाँ पे निर्यात उन्मुख नदी फसलें की ओर रुझान, कम सार्वजनिक निवेश। यहाँ पे कम सार्वजनिक निवेश। 1991 से पहले कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या थी ये हम देख लेंगे। उच्च
विनिमय कृषि क्षेत्र अत्यधिक उच्च विनिमय क्या है? कृषि क्षेत्र अत्यधिक नियमों से बंधा हुआ था, जो घरेलू और बाहरी बाजारों दोनों में उच्च स्तर के नियंत्रण के कारण था। कम उत्पादकता थी उसमें। पारंपरिक और पुरानी कृषि तकनीकों के उपयोग से उत्पादकता कम थी। उचित सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण मानसून पर बहुत अधिक निर्भर थी, जिससे बार बार फसल खराब होने और खाद्य संकट की समस्या होती थी। नेक्स्ट यहाँ पे संरचनात्मक समस्याएं क्या थी? भूमि विखंडन और निर्वाह खेती जैसे संरचनात्मक समस्याएं मौजूद थीं। स्वतंत्रता से पहले शोषणकारी भूमि स्वामित्व वाली प्रणाली भी एक बड़ी समस्या थी। तकनीकी और बुनियादी ढांचों का अभाव क्या था? यहाँ पे देख लेते हैं। आधुनिक तकनीकों और आवश्यक बुनियादी ढांचे, कोल्ड स्टोरेज, परिवहन का अभाव था। सरकारी पहल क्या थी? इस दौरान सरकार ने भूमि सुधारों, संस्थागत तकनीकी आदानों और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि में सुधार और आधुनिकीकरण का प्रयास किया। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति 1665 से 1680 तक चली, जो अनुसंधान और विकास में उच्च निवेश की विशेषता थी। 1950 और 1990 के बीच कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति और मशीनीकरण में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये हमारा 1991 का कृषि सुधार वो था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सीमांत उपयोगिता के ह्रास का नियम कहता है कि जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, तो क्या करता है? प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता घटती है। यहाँ पे देखिए सीमांत उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाभ या संतुष्टि की मात्रा है। यह एक धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। यह अवधारणा बताती है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बढ़ता है, उससे मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि या उपयोग धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बताया गया है, जैसे जैसे हमारा यहाँ पे ये पॉइंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसकी जो नंबर ऑफ रेंज और ऑरेंज यहाँ पे है, ये हमारा घटता जाएगा। कुल उपयोगिता क्या होती है? यहाँ पे दिखाया गया है। कुल उपयोगिता किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि की मात्रा है, या उन सभी अलग अलग संतुष्टियों का योग है जो प्रत्येक इकाई से मिलती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हरित क्रांति से सबसे पहले किस भारतीय राज्य को लाभ हुआ था? बताइए। यहाँ पे ऑप्शन डी बताया गया है, पंजाब राज्य को हरित क्रांति से सबसे पहले क्या हुआ? लाभ हुआ था। हरित क्रांति कब से कब तक चली? हरित क्रांति सबसे पहले मैक्सिको और लैटिन अमेरिका में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1940 से 1960 तक। विश्व में हरित क्रांति के जनक क्या हैं? नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट पॉइंट, हरित क्रांति से पहले PL 480 योजना के तहत भारत में मैक्सिको अमेरिका से गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों HYV के बीज का आयात होता था। भारत में MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उच्च उपज वाली बीज का उपयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिल जैसे समृद्ध राज्यों किया गया था। यहाँ पे नाम दिया गया है विलियम गॉड। भारत में हरित क्रांति के 2 चरण, पहला 1960 से 1970 के मध्य और दूसरा 1970 से 1980 के मध्य चला। श्वेत क्रांति जो आई, सफ़ेद क्रांति, दूध उत्पादन से संबंधित थी। जो ऑपरेशन फ्लड जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। आत्मकथा इनकी क्या है? द मैन हु मेड एलिफेंट डांस। नेक्स्ट यहाँ पे पीली क्रांति क्या है? तिलहन उत्पादन, जनक कौन है? सैम पित्रोदा हैं। नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, जनक कौन है? हीरालाल चौधरी हैं। स्वर्णिम क्रांति फल और शहद उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन से संबंधित है। एपिक, यहाँ पे देखिए हम कुछ पार्ट देख लेते हैं जिसमें हमें अध्ययन करना होता है, जैसे कि
एपीकल्चर क्या कहलाती है? मधुमक्खी पालन से। पीसीकल्चर मछली पालन से। सिल्वीकल्चर वन अनुसंधान से। एवीकल्चर पक्षी पालन से। सेरीकल्चर रेशम पालन से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, समष्टि अर्थशास्त्र में पूंजी निर्माण शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र में पूंजी निर्माण निवेश के मध्य में उत्पादन क्षमता में वृद्धि, ये समष्टि अर्थशास्त्र में पूंजी निर्माण का शब्द है। पूंजी निर्माण, यहाँ पे पूंजी निर्माण क्या है ये देखेंगे। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी जैसे मशीनरी, उपकरण और मानव पूंजी, शिक्षा, कौशल के स्टॉक में वृद्धि की जाती है। स्टॉक में वृद्धि की जाती है। यह भविष्य की आर्थिक वृद्धि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई संपत्तियों में निवेश करने के बारे में है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने और अधिक आर्थिक समृद्धि में योगदान करने में मदद करता है। इनमें से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता, ये हमारे भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। दोहरी नागरिकता हमारे देश में नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे है, भाग यहाँ पे जो बताया गया है। अर्धसंघी क्या कहलाता है ये देखेंगे यहाँ पे। अर्धसंघी पहला इसका मतलब है कि शासन प्रणाली में संघीय और एकात्मक दोनों सरकार के गुण होते हैं। जैसे केसी वेयर के द्वारा ये हमारा अर्धसंघी प्रणाली दी गई। सहकारी संघवाद क्या कहलाता है? इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारें साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर काम करती हैं। ये किसने दिया? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। एक मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघ क्या कहलाता है? आइवर जेनिस ने इसको दिया था। सौदेबाजी संघवाद, मॉरिस जोन्स ने इसे कहा, सौदेबाजी का संघवाद। नेक्स्ट यहाँ पे संघीय विशेषता और एकात्मक विशेषताएं देखेंगे। संघीय विशेषता और एकात्मक विशेषता क्या है देखिए। यहाँ पे देखिए संघीय विशेषताएं लिखित संविधान होता है और संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। और यहाँ पे एकात्मक विशेषताएं क्या है? एकल संविधान और एकल नागरिकता पाई जाती है। यहाँ पे संविधान की कठोरता होती है संघीय विशेषता में, और एकात्मक में एकीकृत न्यायपालिका होती है। यहाँ पे संविधान की कठोरता होती है और एकीकृत न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है, और यहाँ पे अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। द्विसदनवाद होता है, और एकात्मक संघीय व्यवस्था में आपातकालीन प्रावधान होते हैं। यहाँ पे दोहरी सरकार चलती है, और यहाँ पे केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे दिए गए है स्वतंत्रता, न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा अमेरिका से ग्रहण करी गई। निम्नलिखित संविधान, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय विधायिका, विधीय प्रक्रिया, एकल नागरिकता, रिट यूके से लिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करना, यह हमारा आर्टिकल 50 में दिया गया है। सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं? विधायिका है जो कानून निर्माण करती है, कार्यपालिका है जो कानून लागू करना जिसका काम है, न्यायपालिका क्या है? कानून की समीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे फिर उसी तरीके से दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे कथन नंबर 1 क्या कह रहा है? भारत का संविधान विधायी विषयों को 3 सूचियों में विभाजित करता है, अर्थात केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। जी हाँ, ये यहाँ पे विधायी विषयों को 3 सूचियों में विभाजित करता है भारत का संविधान। कथन नंबर 2, वन्य पशुओं और पक्षियों का संरक्षण के विषय को 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। क्या यह सही है? हाँ सही है, बिल्कुल। यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में 42वें संविधान संशोधन में वन, पशुओं और पक्षियों का संरक्षण शामिल किया गया था। यहाँ पे कथन दिया गया है 3, केवल भारत की संसद ही समवर्ती सूची के तहत विषयों पर कानून बना सकती है। यहाँ पे तो ये हमारा सही नहीं है। यहाँ पे देखिए संघ सूची के विषय में कभी राज्य कानून नहीं बना सकता है, लेकिन राज्य सूची के विषय में केंद्र कानून बना सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऐसे शर्तें हैं जिनमें केंद्र राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने के लिए
और यहाँ पे यहाँ पे चौथा पॉइंट दिया गया है, अनुच्छेद 249 का प्रयोग करके राज्य केंद्र को यह शक्ति प्रदान कर दे। और नंबर 5 पॉइंट यहाँ पे दिया, 2 या 2 से अधिक राज्यों की याचिका पर उनके लिए कानून बनाना। ये हमारा क्या कहलाता है। यहाँ पे देखिए हमारा लिस्ट दिए गए हैं केंद्र सूची में कौन कौन से विषय हैं, ये देखेंगे। केंद्र सूची में जो विषय हैं वो हम यहाँ पे जैसे कि रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, पोर्ट वगैरह, रेलवे, हाईवे है, संचार इत्यादि जो लिस्ट नंबर केंद्र सूची में लिस्ट 1 में आते हैं। लिस्ट 2 यहाँ पे देखे राज्य की सूचियाँ कौन कौन सी हैं, सार्वजनिक व्यवस्था से पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, अस्पताल और दवाखाने, साफ सफाई, खेती किसानी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं ये सभी। यहाँ पे देखिए समवर्ती सूची में कौन कौन से हैं, न्याय, मापतौल, शिक्षा, ट्रेड यूनियन और वन वगैरह इत्यादि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे दिया गया है, 12th में दिया गया है, निम्न में से किस निकाय को संघ और राज्यों दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की शक्ति है। तो किसमें है, संसद, यहाँ पे संसद बशर्ते राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, इसमें हमारा आर्टिकल 312 में है। आर्टिकल 312 क्या कहता है यहाँ पे देखेंगे हम। 312 कहता है कि संसद राष्ट्रीय हित में राज्यसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित बना सकती है। इन सेवाओं के लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा की जाती है। आयोग यूपीएससी द्वारा की जाती है और यह अनुच्छेद पहले से मौजूद भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को भी कवर करता है। भारत में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय वन सेवा आईएफओएस। ये हमारी 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित संवैधानिक विशेषताओं को उनके संबंधित लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ पहचानें। कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे मौलिक कर्तव्य किसमें आते हैं, तो नागरिकों की जिम्मेदारी की मान्यता होती है। यहाँ पे नागरिकों के जिम्मेदारी की मान्यता होती है। समान मतदान अधिकार किसमें होता है, समान मतदान अधिकार होता है व्यक्तिगत विवेक के लिए सम्मान। स्थानीय स्वशासन प्रावधान क्या है, यहाँ पे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र। धार्मिक स्वतंत्रता स्वशासन आश्वासन क्या है, यहाँ पे सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। इस संशोधन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया और यह 28 मार्च 1989 को लागू हुआ। मौलिक कर्तव्य क्या है हमारे, यहाँ पे देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य यहाँ पे सोवियत संघ से ग्रहण किया गया। रूस मौलिक कर्तव्य जो है रूस के द्वारा यहाँ पे हमने ग्रहण किया। मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं थे ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किए गए थे। केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू हैं, विदेशियों पर ये नहीं लागू हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के प्रस्ताव पर जोड़ा गया था। संविधान में प्रारंभिक में कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था हमारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। यहाँ पे भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पे देखेंगे हमें। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। नंबर 2 इसमें विशेषताएं ये हम पढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें।
नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है, देश की रक्षा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व का भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की नौकशली परंपरा पर महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। 7वां मौलिक कर्तव्य क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। 8वां मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति 9वां मौलिक कर्तव्य है, सुरक्षित रखें सार्वजनिक संपत्ति को। 10 नंबर, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 13वां मौलिक कर्तव्य है हमारा, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है यहाँ पे, भारत की कौन सी संवैधानिक विशेषताएं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जोड़ी गई हैं? तो यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। यहाँ पे देखिए साधारण विधेयक क्या है, किसी भी सदन में पारित हो सकता है साधारण विधेयक, और यदि दोनों सदन विधेयक पारित करते हैं तो यह राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए आ जाता है। जब गतिरोध पैदा होती है तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं जिसमें विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। लेकिन गतिरोध तब पैदा होता है जब विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है या दोनों सदनों ने विधेयक में जाने वाले संशोधनों पर अंतिम रूप से असहमति जताई है, या विधेयक को दूसरे सदन द्वारा पारित किए गए बिना विधेयक प्राप्त करने की तिथि से 6 महीने से अधिक समय बीत चुका हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गतिरोध को हल करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता और उसकी अनुपस्थिति में राज्य का उपसभापति करता है। यहाँ पे सर ने करा है ऑस्ट्रेलिया का संविधान यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संविधान, जहाँ पे समवर्ती सूची देश के भीतर व्यापार वाणिज्य और मेल जोल की स्वतंत्रता लिया गया है। गतिरोध को दूर करने के लिए संसद को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया गया है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक की अनुमति नहीं होती है। ये हमारा पॉइंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, किस मराठा शासक ने 1674 में स्वयं को छत्रपति घोषित करते हुए मराठा साम्राज्य की स्थापना की? शिवाजी।